हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का, जो मुग़ल साम्राज्य आपका जो चैप्टर रहता है 4th उसमें। इससे पहले हमने देखा इन अकबरी के विषय में अबुल फजल ने जो जानकारियाँ दी हैं। चलिए हम बात करें जिस तरह से उन्होंने पहले जल्द में अकबर उसके साम्राज्य के विषय में, दूसरी जल्द में उसमें शासनकाल की घटनाओं के बारे में, और तीसरे जल्द में प्रशासन के बारे में, सेना रासव के बारे में जो उसने जानकारियाँ दी हैं उनके विषय में। आगे बात करते हैं अकबर की जो नीतियाँ रही हैं उनके विषय में, कौन कौन सी नीतियाँ रही। प्रशासन के मुख्य लक्षण अकबर ने जो निर्धारित किए थे और उसका विस्तृत अबुल फजल ने अकबरनामा में किया। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक वो अकबरनामा है। विशेषकर आइन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, कई प्रांतों में बांटा गया, जिसे सूबा कहा गया। और सूबे के प्रशासक या सूबेदार कहलाते हैं यहाँ पे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वहन करते थे, जो सूबेदार रहे हैं मुगल साम्राज्य के। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे दीवान कहा गया है। वित्तीय अधिकारी जो पैसे से संबंधित व्यवस्थाएं रखता है, और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे मीर बख्शी या बख्शी बोल सकते हैं हम उसको, जो सैनिक वेतन अधिकारी है, मतलब सैनिक है, वेतन उसको मिलता है। सदर है, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री है यहाँ पे। फौजदार है, सेनानायक है, और कोतवाल है, नगर पुलिस का अधिकारी है यहाँ पे। तो इनका सहयोग भी मिला है सूबेदार को सैनिक और राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का अगर हम प्रभाव के विषय में बात करें तो हम बात करते हैं, बात आता है इसमें मेहरुन्निसा, जो जहांगीर की पत्नी का नाम रहा है, जिसने जो 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसने नूरजहां का खिताब जीता। उसे नूरजहां का खिताब दिया गया मेहरुन्निसा को। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय पर सहयोग देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जो चलाए हैं उनकी तस्वीर उस पर रही है, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्णित थे और दूसरी ओर स्वयं रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो ये दिखाया गया है, सिक्के जो जारी किए गए हैं। बाई दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है, जिसमें चकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप ने महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई है, मतलब चंद्रमा की प्रकृति के तौर पर दिखाया गया है। नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो बातें यहाँ अकबर के अभिजात बड़े सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्चा करते थे। जो ये रहे हैं उसके, जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपनी स्वतंत्रता निभाने बुन लिए, मतलब बगावत उन्होंने की है और अलग साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है। साम्राज्य के प्रति उनको वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ जाती है यहाँ पे। और 1517 के अकबर ने जब फतेहपुर सिकरी में था, फतेहपुर सिकरी हम बात करते हैं राजस्थान, उसने उलेमा ब्राह्मणों जेसुइस्ट पादरियों जैसे रोमन कैथोलिक में जरदोस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा की अकबर ने। और चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में थी। सभी व्यक्ति धर्मों का जो क्या है अकबर जो क्या है सम्मान करता था, उन्हें आदर देता था। और इस विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ऐसी व्याख्या या कथन जिससे अधिकारपूर्ण कहकर आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, मतलब बिना कोई प्रश्न उठाए स्वीकार करना यहाँ जो क्या है मन जाता है। यहाँ पे उसकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विवादित और असमंजस्य पैदा करती रही। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई है? अकबर ने अपनाई है, जो हमेशा ही शांति चाहता है। सुलह कुल हमेशा कुल में शांति चाहने वाला ये विचार की ओर ले गए। सही सुनता कि यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती। अभी तो यहाँ अगर जब बात की जाए तो इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था की सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाएगा। उस सुलह कुल की नीति के द्वारा अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने के अकबर की मदद की। शासक के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया है। सुलह कुल की नीति को यहाँ बात की जाए तो सुलह कुल है, अकबर ने सुलह कुल की नीति में पुत्र जहांगीर के इस प्रकार वर्णन किया है। जो यहाँ बातें उन्होंने दी हैं कि अच्छे विचारों के लिए जगह है, तरह तरह के अनुयायी और जो धार्मिक विचारों को मानने वाले हैं, ऐसे ही उन्नता का मार्ग बंद किया जाएगा।
शिया सुन्नी मस्जिद इकट्ठे होते थे, वो बातें यहाँ हैं। यहूदिया की गिरजाघर में प्रार्थना करते थे, मतलब यहाँ सार्वजनिक शांति है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। सभी जो क्या एक साथ मिलकर रहते हैं, वो बातें यहाँ बताई गई हैं। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य की अगर हम बात करें उसके विषय में, मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप धार्मिक, आर्थिक, वाणिज्य समृद्धि हुई है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसे धनी देश बताया, जैसा कि किसी कहानियों में देखा जाता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह जाते हैं, क्योंकि सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती है। फिर भी यहाँ पे शाहजहाँ के शासनकाल में 20वें वर्ष में दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि मनसबदार हैं जिनको उच्च पद प्राप्त थे, कुल 8000 में से 445 ही थे। बताए 8000 हैं लेकिन मिले 445। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को इस साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके लिए वेतन के रूप में दिया जाता रहा है सवारों को। वो बातें यहाँ हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं पर हुआ है। मुग़ल साम्राज्य के मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। उनको खरीदने पर खर्चों में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पाद किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। राजस्व क्या कहता है, यहाँ ज़्यादा है, किसानों के पास बहुत कम बचत होती है। जो बहुत गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे। जो किसानों की स्थिति यहाँ कमज़ोर है। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे वो किसान, मतलब जो मशीनों को खरीद सकें। ऐसी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। साहूकारों को और इन व्यापारियों को लाभ होता था। मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं यहाँ पे कुलीन, और मुग़ल साम्राज्य की सत्ता के पतन की ओर बढ़ने लग जाती है। अगर कुलीन ताकतवर हो जाते हैं तो फिर वो बगावत करेंगे, अलग साम्राज्य का निर्माण करेंगे। तो वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं सत्ता में शक्तिशाली केंद्र बनने लग गए फिर, और इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए। हैदराबाद में अवध जैसे प्रांत में अपना नियंत्रण जताया। हैदराबाद और अवध ने, यद्यपि वे दिल्ली में मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं सदी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से बात करेंगे, जो भी जिस तरह की उन्होंने पहचान बनाई। राजा और रानियों की बात की जाए तो 16वीं-17वीं शताब्दी में समकालीन संसार भागों में महान राजा रानियाँ हुई हैं। ओटोमन तुर्की का सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। राजा के ओटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप में हुआ। यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य ओटोमन साम्राज्य, उसने हंगरी और अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, उनकी फ़ौजों में बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तक, उत्तरी अफ्रीका तक बहुत सा इस ओटोमन साम्राज्य के सत्ता में रहा। ये ईरान, इराक जितने भी हैं, रूस वगैरह हैं, ये सारे देश जो क्या इसी का हिस्सा रहे हैं। ऑस्ट्रिया है। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुताओं की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा रही। स्पेन उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यों में रहे हैं। अरब सागर में नौसेना में पुर्तगालियों की चुनौती थी। सम्राट में अल कानूनी विधि निर्माता खिताब दिया गया। उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का एक लक्ष्य रहा कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीका का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। उनसे बचाने के लिए आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में जो बात करें, इंग्लैंड की शासक रही रानी एलिजाबेथ अकबर की समकालिक रही। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह आलम अब्बास, वह भी अकबर का समकालिक रहा, और इसमें कहीं ज़्यादा विवादग्रस्त रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियविच, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है, यह भी अकबर का समकालीन रहा। कुख्यात है, विख्यात नहीं, उसके कार्यों की वजह से वो कुख्यात रहा है। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।